हेलो दोस्तों। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, जिसमें हम पढ़ रहे थे होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर तक हम पहुंचे थे। आज हमें उसके आगे का टॉपिक कवर करना है, जो कि है व्हाट हैज़ मेड इंडिया फेडरल कंट्री। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को राज्यों का संघ घोषित किया है। मतलब उसने कहा है कि कई राज्यों का संघ है इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा है। ये पहला पॉइंट था फेडरलिज्म के लिए। इंडिया में 3 टायर्स की फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट होगी, जिसमें यूजुअली जिसे कहते हैं पहली यूनियन, फिर स्टेट और तीसरी पंचायत, जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ये 3 टायर की फेडरल गवर्नमेंट होगी। अब जो इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 पार्ट में होगा। पहला यूनियन लिस्ट में, दूसरा स्टेट लिस्ट में और तीसरा कंकरेंट लिस्ट में। इन तीनों के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबको इक्वल पावर नहीं मिलेगी। सबको इक्वल पावर, इक्वल राइट्स, ये सब सारे स्टेट्स को सेम नहीं मिलेगी। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज हो गए, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को सेम पावर नहीं मिलती है। तो ऐसे ही इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सबको इक्वल पावर्स नहीं मिलेंगी। अगर हमें पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी पावर शेयरिंग से रिलेटेड चेंज हो पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी भी डिसीजन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सेंट्रल की बात नहीं मानी जाएगी, इसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। अब हमने जो अभी 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था पावर्स का 3 पार्ट में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, उसको हम देखते हैं। पहले यूनियन लिस्ट में क्या है कि जितने पूरे एकदम देश से रिलेटेड जितने भी काम है, पावर है, वो यूनियन लिस्ट में आती है, वो सेंट्रल के पास होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। ये सब यूनियन लिस्ट में आएगी। मतलब ये इन सब की पावर सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास इनकी कोई पावर नहीं है। और यूनियन जो है, मतलब सेंट्रल जो है, वो अकेले भी लॉज बना सकता है, ये उसके पास राइट है। तो ये यूनियन लिस्ट था। अब स्टेट लिस्ट क्या है? मतलब जो भी रिलेटेड होगा स्टेट से, जो भी पावर रिलेटेड होगी स्टेट से, वो स्टेट लिस्ट में आएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे कि पुलिस, स्टेट पुलिस जो होती है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ये सब टॉपिक आते हैं स्टेट लिस्ट में। इन सब की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अब एक लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट। ये क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट वो जो कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर हो, दोनों मिल के जिसमें फैसले लें, उसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी डिस्प्यूट हो गया कि सेंट्रल का फैसला अलग है और स्टेट का फैसला अलग है, तो उस केस में सेंट्रल की बात मानी जाएगी, स्टेट की नहीं मानी जाएगी। अब इसमें क्या आता है? इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन और मैरिज, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। अब एक बात आती है कि ये सब जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनी थी, ये तो 1947 से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा था उस समय ये चीज़ें डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बाद उस टाइम पे वो साइबर, मतलब इंटरनेट रिलेटेड कोई भी चीज़ उस समय नहीं थी। तो उस समय साइबर क्राइम था ही नहीं। जब इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं है तो साइबर क्राइम कैसे होगा? तो साइबर क्राइम के लिए इसमें कुछ कहीं डाला ही नहीं गया, ना वो यूनियन के पास उसकी पावर है, ना स्टेट के पास है। तो ये जब बाद में आया, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें आई, तो उसके लिए एक नई लिस्ट बनाई गई जिसे कहते हैं रेसिड्यूअरी, RESIDUARY, रेसिड्यूअरी लिस्ट। इसमें भी ज़्यादातर पावर यूनियन के पास ही होती है। और रेसिड्यूअरी में सिर्फ और सिर्फ साइबर लॉज आते हैं, जो साइबर क्राइम होती हैं उससे रिलेटेड पावर जो हैं वो आते हैं रेसिड्यूअरी में। अब हम देखते हैं हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे अपनाया जाता है। पहले हम देखते हैं इसको लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पे।
तो ये 1947 में जब हमारी आज़ादी मिली, उसके बाद कई स्टेट जो हैं वो अलग हुए टूट के। तो कुछ कुछ कम्युनिटी के लोगों को इसी स्टेट में ला दिया गया, मतलब सबको जो जिस जिस कम्युनिटी का था सबको एक साथ ला के रख दिया गया अलग अलग स्टेट्स में। उस समय स्टेट अलग हुए थे, और जो उस समय स्टेट्स अभी भी बट रहे हैं, जैसे अभी कुछ सालों पहले तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। ये सब जो स्टेट है ये लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे और ट्रेडिशन के बेस पे और जियोग्राफी के बेस पे, वहाँ की ज्योग्राफी जैसी होगी, जियोग्राफिकल एरिया, उस बेस पे स्टेट्स को अलग किया जाता है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में थे, तो बाद में उत्तराखंड का पूरा कल्चर अलग है, वहाँ का एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, उत्तर प्रदेश का पूरा अलग है। तो इस बेस पे दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दूसरा आता है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है कि इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये किसी भी नॉन हिंदी स्टेट्स जैसे जो तमिल हैं, तमिलनाडु, केरल, मतलब जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, ऐसे स्टेट्स पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इम्पोज नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। लिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बनाया गया, लेकिन उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है इंग्लिश के साथ। इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो होती है जो ऑफिशियल को छोड़ के जितनी भी लैंग्वेज लिखी गई हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका नाम हो, उन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। सेंट्रल ने क्या किया है, हिंदी को इंग्लिश के साथ में ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। जैसे कि सेंटर में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में शिवसेना की गवर्नमेंट है। अब मान लीजिए कि कोई लॉ बनाती है बीजेपी और उसे शिवसेना मानती नहीं है अपने महाराष्ट्र में, तो दोनों को लेके जब डिस्प्यूट होंगे, जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो अब इसमें सेंटर जो है वो अपने मनमाने तरीके से उस रूल को नहीं मना सकता और ये पूरा राइट है स्टेट के पास। तो अब ये जो मैटर है ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ये डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। अब जब सेंटर स्टेट इन दोनों में दिक्कतें आ रही थी, तो 1990s में क्या हुआ कि कोई भी पार्टी जो थी उसे मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो पार्टियों ने क्या किया, जब वोटिंग हो जाती थी, जैसे हमें मेजॉरिटी के लिए 50 वोट्स चाहिए 80 में से, तो मान लीजिए बीजेपी को 40 वोट्स मिले हैं और कोई दूसरी पार्टी है जिसे 15 वोट्स मिले हैं, तो बीजेपी क्या करेगी, कोलिशन कर लेगी दूसरी पार्टी के साथ, मतलब गठबंधन कर लेगी दूसरी पार्टी के साथ, और फिर अब दोनों को मिला के तो 55 वोट्स मिल गए और हमें चाहिए सिर्फ 50 थे। तो अब इनकी पार्टी रूल में आ जाएगी, इनकी पार्टी आ जाएगी पावर में। इसी को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये जो फेडरलिज्म है इंडिया में, इसके सक्सेस के पीछे क्या कारण था? पहला कारण जो था, लोगों की इच्छा थी साथ में रहने का, लोगों का डिज़ायर था साथ में रहने का, लिविंग टुगेदर का, ये लोगों का डिज़ायर था। इसकी वजह से फेडरलिज्म सक्सेस रहा। और जो लोग हैं ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है इंडिया की, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से भी फेडरलिज्म सक्सेस रहा है इंडिया में। ये हमारा फेडरलिज्म। अब हमें देखना है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके वो हम लोकल को दे देते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट या फिर उससे छोटी लोकल लेवल की गवर्नमेंट को हम दे देते हैं जो पावर, उसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो इंडिया है इसमें कई स्टेट्स हैं जो बहुत बड़े हैं साइज़ में, पॉपुलेशन में, तो एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे उस स्टेट को हैंडल नहीं कर सकती है। इस वजह से हमें लोकल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। और जो ये सब स्टेट्स हैं ये अंदर से काफ़ी डाइवर्स हैं, कहीं वे
दूसरे कल्चर के लोग रहते हैं, कहीं पे दूसरे कल्चर के लोग रहते हैं। इस वजह से भी हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। पावर शेयरिंग के लिए भी हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तभी तो पावर शेयरिंग हो पाएगी हमारी। अब इस जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है? जो ये लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकेलिटीज़ जो है, छोटे छोटे एरिया हैं, छोटे छोटे गांव, शहर की छोटी छोटी गलियां, इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है लोकल गवर्नमेंट। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो रीजनली गवर्नमेंट है, तो वो समझ पाएगी कि हमारे रीजन में क्या दिक्कत है, हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, तो वो सॉल्व कर पाएगी। और क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, अगर ये कोई फैसला लेती है तो इसमें जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जो हम आम लोग हैं, ये भी इनके डिसीजन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लोकेलिटी के फैसले लेंगे तो हम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बेसिक आइडिया है लोकल गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन का। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए 1992 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसे 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इस एक्ट में क्या लिखा था कि जो रेगुलर इलेक्शन है, इसे हमें, जो इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, इसे रेगुलरली हमें हेल्ड करना पड़ेगा। मतलब जो टाइम पीरियड है, उस टाइम के पीरियड के बाद हमें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। इसमें SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व कर दी गई थी, और 1/3 सीट वुमेन्स के लिए भी रिजर्व कर दी गई थी। और जैसे हमारा पूरा इंडिया है, तो इसके पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था 1992 के एक्ट के बाद। और जो इसमें ये भी था इस एक्ट में कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, उसका कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज में भी देना पड़ेगा। जो पूरा उनके पास रेवेन्यू आता है, उसका कुछ पार्ट उसको लोकल बॉडीज में भी देना पड़ेगा। अब हम लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं रूरल और अर्बन में। जो गांव का एरिया होता है, उसमें लोकल गवर्नमेंट कैसी होती है? उसमें सबसे पहले आता है विलेज लेवल। विलेज लेवल में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है, जो कुछ ग्राम सभाओं को मिला के, कुछ गाँवों को मिला के ग्राम पंचायत बनती है, जिसका हेड होता है सरपंच। अब ये तो विलेज लेवल पे हो गया। अब हम देखते हैं ब्लॉक लेवल पे क्या होता है। ब्लॉक लेवल पे कुछ ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनती है, जो पंचायत के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है, और इसका जो हेड होता है, इसे हम BDO कहते हैं, BDO। अब ये ब्लॉक लेवल की बात हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई पंचायत समिति को मिला के जिला परिषद बनता है, और ये जो होता है ना, ये कुछ इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ये बनाई जाती है। इसका जो हेड होता है, उसे हम जिला चेयरपर्सन कहते हैं। ये हमारा था लोकल गवर्नमेंट रूरल का। अब हम पढ़ते हैं अर्बन का। अर्बन में बिग सिटीज जो होती हैं, उसमें क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और इसके हेड को मेयर कहते हैं। और जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जिसके हेड को हम म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। ये हमारा पूरा टॉपिक था फेडरलिज्म का, जो आज हमने इस वीडियो में ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।